हजारों बरक गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, यूथ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शख्सियत एपिसोड में, आज हमारे बीच में जो शख्सियत है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, हमारे बीच में आज राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की नामचीन प्रतिष्ठित न्यायाधीश कुमकुम मैम हमारे बीच में मौजूद है। नमस्कार मैम। मैम, आज हमारे यूथ स्टडी पॉइंट के जो श्रोता हैं उनसे काफी सारी जो जिज्ञासा है वो आज उनको काफी जो सहायता उनको महसूस होगी। तो मैम, आप मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका मैम स्कूलिंग कहाँ से हुआ? हाँ, ऐसा था कि मेरे फादर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, तो उनका जगह जगह पे ट्रांसफर हुआ करता था। छोटे छोटे गांवों में भी हुआ करता था, तो जहाँ उनका ट्रांसफर होता था वहीं हम पढ़ाई करते थे। तो हमारी जेतारण, बिलाड़ा, नागौर, जालोर, ऐसे बहुत सारी जगह, गंगानगर, बीकानेर, तो हर 2 साल में उनका ट्रांसफर होता था और वहीं हमारी स्कूलिंग होती थी। लेकिन टेंथ के बाद जब मैं टेंथ क्लास में आई तो मेरे फादर थोड़े बड़े सीनियर हो गए थे, तो उनका फिर जयपुर ही रहा था। तो मैंने गांधीनगर गर्ल्स स्कूल से टेंथ और 11th दोनों किया है। और फिर बाद में कॉलेज मेरा कनौड़िया कॉलेज रहा है। और लॉ मैंने जयपुर लॉ कॉलेज से किया है, जो यूनिवर्सिटी में है। उस समय हमारे समय में 3 ईयर वाला ही कोर्स हुआ करता था, तो वही मैंने किया है। यानी मैम आपको एक विरासत में मिला था, आपके घर में माहौल भी वही था प्रशासनिक अधिकारियों का। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बात सही है। और मैम। प्रेरणा भी मिलती रहती थी, मेरे जी फादर मैम। हमेशा यही मोटिवेट करते रहते थे कि आपको आगे चल के बड़ा अधिकारी बनना है, तो तो इसलिए। मैम आपने उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की और आज राजस्थान में आपका इतना बड़ा मुकाम है। मैम, आरजेएस बनने का आपके दिमाग में पहली बार ख्याल कब आया? हाँ, पहली बार ख्याल भी मेरे पापा का ही दिया हुआ था, क्योंकि मेरा बीएड में और लॉ में दोनों में ही एडमिशन हो गया था। तो मैं चाहती थी कि टीचिंग लॉ जॉब को मैं बहुत अच्छा भी मानती थी, मैं अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करती थी। तो मुझे लगता था कि टीचिंग जॉब बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे समझाया कि नहीं, आपको आरजेएस बनना है, आरजेएस बनने के लिए एलएलबी में एडमिशन लेना जरूरी है। और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एलएलबी ज्वाइन किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। कि मैं कि आपके पिताजी ने एक सपना देखा और आपने पूरा करके दिखाया। काफी बिल्कुल। सारे युवा हैं, वो भी आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे मैम, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो सपना देख रहे हैं वो भी उनको पूरा करके दिखाएंगे। मैम, मेरा अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये रहेगा कि मैम, कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक एक पृष्ठभूमि हो सकती है, तो क्या ये ऐसे जो कारण है आर्थिक पृष्ठभूमि या किसी जो, वो क्या मैम एक रोल अदा करते हैं या फिर उनके कमियों के बावजूद भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है? नहीं, कितनी भी कमियां आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, तो आप अपना अगर लक्ष्य निर्धारित जी। करके रखते हैं और उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण पूर्ण तरह से दृढ़ रहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करके ही रहना है, तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि मैं अपने लिए बताऊं कि मेरे फादर, जब मैं एलएलबी सेकेंड ईयर में थी, तो मेरी मदर को लगता था कि नहीं, ये लड़की है और कहीं बड़ी अधिकारी बन गई तो ये शादी नहीं करेगी। तो उनको ये लग था कि भी जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दूं। मैं 18 साल की हुई तभी मेरे लिए लड़का देखना वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया था। और फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई थी जल्दी से ही। लेकिन मैंने अपने जैसे मेरे फादर थे तो मेरे बहुत मेरी बात मानते थे। उन्होंने मैंने कहा कि नहीं, मैं एलएलबी पूरा करके ही शादी करूंगी। तो उन्होंने 2 साल तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करी और हमारी एंगेजमेंट 2 साल तक रही। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, उसके 6-7 महीने बाद ही 92 में उनकी डेथ हो गई। मेरे फादर और मदर दोनों ही एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारी आ गई, ससुराल वाले घर की भी मेरे पे जिम्मेदारी थी। और जो मेरा पापा का घर था वहां भी कोई संभालने वाला नहीं था। तो उस दौरान बड़ा ही एक अनिश्चितता की स्थिति हो गई। और क्योंकि मेरा एलएलबी भी रह रहा था और मेरा बेटा भी हो गया था उसी समय में, तो फिर मेरे को लगा कि मैं तो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा उसमें लगी रही, तो आज मैं उसको, मेरे पापा के सपने को पूरा कर पाई और मैं इस पद पर पहुंच पाई। तो कोई सी भी बाधा आ जाए, आप ये सोच के रखो कि नहीं, मुझे तो करना ही है, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुमकुम मैम ने बताया कि एक रोड एक्सीडेंट में
मैम के जो फादर और मदर वो दुनिया से चल बसे, लेकिन इनके पिताजी का जो सपना था उनको इन्होंने पूरा करके दिखाना था। और तो देखिए आज मैम ने अपने जो पिताजी का सपना था, परिवार को भी संभाला, अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति की। तो आप भी जो अपने जो लक्ष्य के बीच में जो संघर्ष, जो बाधाएं आ रही है, उनको आप लड़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैम मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो आरजेएस का एग्जाम है, इसमें मैम जो एक विद्यार्थी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आरजेएस, जैसे मैं आरजेएस बनना चाहता हूँ, तो मैम इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एलएलबी करना, वो कितने साल की एलएलबी होती है? एक 5 ईयर की होती है, एक 3 ईयर की होती है, तो मैम उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। हाँ, बिल्कुल, अभी 3 ईयर और 5 ईयर दोनों का होता है, और आजकल तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने लग गया है, और क्लैट के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। तो क्लैट से ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है कि भी आप तभी एलएलबी में थोड़ा बहुत पढ़ने लगते हैं। और 5 ईयर वाला कोर्स थोड़ा-सा अच्छा होता है, उसमें डिटेल में पढ़ाई होती है, तो वो अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे 3 ईयर वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें बाधा नहीं है। तो आप दोनों में किसी का एलएलबी करके और आरजेएस के, और मैं इसमें ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आप सेकेंड ईयर से ही उसके लिए प्रिपेयर करने लग जाएं, क्योंकि पहले हमारे समय में तो 3 साल प्रैक्टिस होना जरूरी था आरजेएस के लिए। अब वो प्रैक्टिस का बार खत्म हो गया, आप जैसे ही एलएलबी करते हैं वैसे ही आरजेएस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एलएलबी किया और वैकेंसी आई तो आप उसको दे सकेंगे, अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी की हुई होगी तो आपका परसेंटेज अच्छा आ जाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैम पहली योग्यता तो एलएलबी हो गई, मैम हम्म। उम्र कितनी होनी चाहिए आरजेएस बनने के उम्र लिए? 21। 21 दोस्तों, 21 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, तो आप भी एलिजिबल है। मैम आरजेएस एग्जाम में मैम प्री मेंस इंटरव्यू, इनका क्या क्या रोल होता है? प्री कितने नंबर का होता है, वो थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए आप। हाँ, प्री वगैरह का भी है, लेकिन आप तो ये लक्ष्य करें कि भाई मुझे तो करना ही है। उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करेंगे ना तो आपका पूरा हो जाएगा। इसमें ऐसा रहता है कि प्री में तो आपके कोई मार्क्स इस तरह के नहीं होते हैं, केवल आपको पास करना होता है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आप मेंस में जाते हैं तो 100 नंबर के तो लॉ के पेपर्स होते हैं, और 50-50 नंबर के लैंग्वेज के, इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है। तो उसमें आपको अच्छे से करना होता है। और आजकल क्या हो गया कि हर उसकी ना, केवल जैसे बेयर एक्ट से पढ़ के ही अपन नहीं कर सकते हैं, हर विषय की डीप स्टडी बहुत जरूरी है। हर और एक और चीज है कि लेटेस्ट जो लॉ डेवलप हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनसे जजमेंट आ रहे हैं मैम, जजमेंट आ जजमेंट रहे हैं, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अपना माइंड उस तरह से करना पड़ेगा कि हर एस्पेक्ट पे उस पर विचार करें, आप सोचें कि भी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे, आपका हर चीज का विश्लेषण वाला माइंड होगा, तो आप अच्छी तरह से उसको, कोई भी एग्जाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। मैम न्यूज़पेपर का रोल हो सकता है कि जो इसमें न्यूज़पेपर है उसमें अपने आप को अपन अपडेट कर सकते हैं रो डेली यदि विद्या। न्यूज़पेपर ऐसा एज सच मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो क्या होता है कि जीके वगैरह के लिए थोड़ा सा जी ठीक मैम। रहता है। लेकिन क्योंकि आरजेएस में जीके का कोई पेपर नहीं होता है, तो इसमें इसमें तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जो लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं उस पे अगर कोई कमेंट्री आपके उसमें आई हुई है न्यूज़पेपर में, हम्म। तो वो अगर आप देख सकते हैं, उसका माइंड अप्लाई करके कि भाई ये कैसे, उसका जो लॉग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हम्म। कमेंट्स होते हैं, वो आप थोड़ा सा देख पाते हैं। मैम जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और हिंदू लॉ हो गया, तो ये हाँ, सारे। हिंदू लॉ मतलब लॉ के सारे ही पेपर्स जो हैं जी वो मैम। इसमें आते हैं आरजेएस में। और अभी तो चूंकि नई नागरिक संहिता और ये सब भी लग गए, तो बिल्कुल तीनों बिल्कुल लॉ वो बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। उनको भी पढ़ना जरूरी हाँ। होगा, उनका कंपैरेटिव भी करना जरूरी होगा। पुराने और नए लॉज के कंपैरेटिव स्टडी होना बहुत जरूरी है। क्या मैम एक साधारण परिवार का जो विद्यार्थी है वो भी मैम जज बन सकता है, या सोच सकता है कि मैं भी उस मुकाम तक पहुंच सकता हूँ मैम? बिल्कुल, साधारण परिवार के भी इंसान बन सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पापा की कहानी बताऊं, उनके पिताजी जो थे ब्लाइंड थे, और उन्होंने फिर भी अपने अच्छी स्टडी की और वो अपनी पोस्ट को प्राप्त कर पाए। ऐसे ही हम लोगों का भी था कि हम तीनों भाई बहन एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे बड़े भैया हैं देवराज सोलंकी, जो एडिशनल चीफ हैं पीएचईडी में, और उनका चीफ में अभी नंबर आने वाला ही है।
तो उनका था तो वो एमआरईसी में पढ़ रहे थे, मैं पूरा 1 साल छोटी हूँ उनसे, तो मैं पढ़ रही थी कनौड़िया कॉलेज में। तो और मेरे जो छोटा भाई है डॉक्टर विजयन सोलंकी, वो दिल्ली एम्स से कर रहे थे। तो हम तीनों की पढ़ाई में बहुत खर्चा हुआ करता था, हालांकि मेरे फादर बड़ी पोस्ट को होल्ड कर रहे थे, लेकिन तीनों बच्चों की पढ़ाई में भी उनको थोड़ा सा वो करके रखना पड़ता था। तो ऐसी परिस्थिति हमारी नहीं थी कि बहुत लेविशली हम रह पा रहे हों, और हर चीज के लिए हमको भी सोचना पड़ता था। तो फिर भी हम लोगों ने, तीनों भाई बहनों ने जो अपने लक्ष्य थे वो प्राप्त किए। तो ऐसा ही आप कर सकते हैं। जैसे अब मेरे फादर चले गए, उसके बाद एकदम से सब पे जिम्मेदारी आ गई, लेकिन फिर भी सभी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हाँ तो मैम। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप करना चाहेंगे, आप वो दृढ़ निश्चयी रहेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। मैम आप कहना चाह रही कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, जो है याद थमासा वो कल बह निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी। मैम आरजेएस बनने के बाद में आपके जीवन में किस प्रकार से कुछ नए परिवर्तन आए, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा जो स्थापित हुई, या फिर किस प्रकार आपको जो जीवन में बदलाव आए, उसके बारे में बताओ कुछ। मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे फादर थे, उन्होंने जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया, जी तो मैम। हर कोई एग्जाम आता था उसकी वो मेरे फॉर्म भरवा दिया करते थे। और मैंने एग्जाम देना ही सीख लिया एक तरीके से। बैंक का आया तो उन्होंने निकाल दिया, किसी एलडीसी का आया तो भी उन्होंने भरवा दिया। तो मतलब एग्जाम के लिए जो फोबिया, एक डर सा होता है, वो मेरा वो पहले ही दूर हो खुल गया। चुका था। हाँ। तो ऐसे मतलब मैं आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि एग्जाम को देने से पहले अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन कर लेंगे, तो एक एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मैंने एलएलबी किया, तो उसी साल ये 3 साल प्रैक्टिस वाला बार लग गया था। तो मुझे मजबूरीवश वो एलएलबी के बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ी। तो कोर्ट जाती थी, मेरा बेटा स्कूल जाता था, उतनी देर में अपना कोर्ट करके आती थी। और फिर 2 साल प्रैक्टिस, मैं पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम हुआ था, तो वो मैंने दिया, उसमें 2 साल प्रैक्टिस जरूरी थी। तो 2 साल प्रैक्टिस होते ही वो वैकेंसी आ गई, तो मैं चूंकि आरजेएस के लिए पढ़ रही थी, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और फिर मैंने 10 साल तक मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही हूँ, 99 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे आरजेएस बनना है, तो मैं निरंतर वो एग्जाम देती रही। लेकिन चूंकि घर की जिम्मेदारियां, बेटे की पढ़ाई और सारा कुछ करके मैनेज करके, और खुद की जॉब भी, तो 10 से 5 ऑफिस में काम करना, सुबह शाम थोड़े घर के काम करना, उसके बाद मैंने पढ़ाई करके ये प्राप्त किया है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो जाए, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और मैंने छोड़ा नहीं, कि चाहे मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था, तो मैंने छोड़ा नहीं, कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो बनना ही है कैसे भी करके। तो इसलिए मैं आज इस पद पर हूँ। तो ऐसा है कि आप अगर दृढ़ निश्चय रहें और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचते रहें, तो आप जरूर उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैम आज आप एक समाज के लिए, पूरे देश में एक रोल मॉडल है। और मैम समाज में महिलाओं को की के लिए भी एक आप प्रेरणा का स्रोत है मैम। कि तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि युवाओं के लिए मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम। युवाओं के लिए मैं मैम वो यही जरूर कहना। कभी मैम वो जल्दी से हताश हो जाते हैं, उनमें धैर्य की कमी होती है, वो हम्म। जल्दी से अचीवमेंट चाहते हैं मैम, हाँ संघर्ष कम हाँ करना चाहते हैं, तो हाँ। उनके लिए मैम क्या करना चाहेंगे आप। हाँ बिल्कुल, आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, वो यही है कि जल्दी से जल्दी सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। धैर्य से अगर आप अपने लक्ष्य के लिए लगे रहेंगे, तो ही आपको वो होएगा। और निराशा बिल्कुल नहीं। जैसे आप मेरे को देखिए, अगर मेरा फर्स्ट बार में मेरे 4 नंबर कम थे, अगर मैं सोच लेती कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, कैसे मैं करूंगी, मैं 10 से 5 तो ऑफिस जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो कैसे होगा। लेकिन मैं लगी रही, तो आज मैं प्राप्त इस मैम लक्ष्य इतना पर हूँ। बिजी शेड्यूल में भी आपने टाइम निकाला और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बिल्कुल। मैम मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि सुबह मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है। तो कई बार ऐसे काम की वजह से मैं किताबों पे ही सो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती थी कि नहीं नहीं, मुझे पढ़ना ही है। और शाम को मैंने डिसाइड कर रखा था कि सारा घर का काम करने के बाद 8 साढ़े 8 बजे से 10 बजे तक मुझे पढ़ना ही है। तो वो मैं डेली, चाहे वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, उसके पहले से ही मैं पढ़ती रहती थी। तो मुझे लास्ट टाइम तक फिर ऐसे परेशानी नहीं होती थी। लास्ट टाइम में मैं छुट्टी लेके और अपनी पढ़ाई कर लिया करती थी। मैम देसी कहावत में ऐसा कहना चाह रही है कि आग लगे तब कुआं मत खोदो, कुएं को पहले से खोद के रखो। खोद के रखो, मतलब बिल्कुल। जब वैकेंसी आए तब लोग हाबड़ ताबड़ में तैयारी पढ़ते करने में हैं। लग जाते हैं, तो धीरे हाँ। धीरे कछुए धीरे की धीरे चाल चलते रहो आप। चलते रहो, बिल्कुल वही आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे,
उसका रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीजें आपको एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी कि आप कैसे भी रात को, आधी रात को भी कोई उठ के आपको वो पूछेगा तो आप उसका आंसर कर सकेंगे। ऐसी स्थिति हो 10-10 बार अगर आप पहले से ही, वैकेंसी आने से पहले ही 10 बार कोर्स हो जाए आपका, तो वो चीजें हैं तो आपके लक्ष्य प्राप्ति में। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए जैसे कि मैं रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं हमारा तो रिजर्वेशन है चलो हम पास हो जाए। नहीं, आपको हमेशा टॉप 10 में आने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें तो 10 में आना है ऊपर की, तब आप जाके कहीं ऐसा हो पाएगा कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हमारा तो रिजर्वेशन, हमारा तो ऐसे हो जाएगा, तो वो आज की परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। मैम आरजेएस बनने के बाद में मैम जो पहली पोस्ट मिलती है उसको क्या बोलते हैं मैम? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मिलती है, उसके सिविल बाद जज। मैम और कितना समय बाद उसको प्रमोट किया जाता है? आजकल बहुत अच्छा हो गया है, आज 5-5 साल में ही प्रमोशन हो जाते हैं। बिल्कुल और मैम। फिर जैसे एसीजेएम बनते हैं, 5 साल वो रह जाओ तो एडीजे बन जाते हैं। और अभी तो इस ऐसी स्थिति है कि महिलाएं तो बहुत ही आ रही हैं इस जॉब में, क्योंकि अच्छा 10 to 5 का ही काम होता है और आपको और कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब तो सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई है, तो बहुत अच्छा है। आप सब कर सकते हो, समाज की भी सेवा कर सकते हो, कोई इस तरह की लीगल एडवाइस का हो और कुछ हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैम आरजेएस में आगे जा, यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में पोस्ट पे लग जाता है तो कहाँ तक संभावना है मैम कि लास्ट में अंतिम यहाँ इस पोस्ट तक हाई पहुंचा? कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस भी बनते हैं, तो अगर मान लीजिए जैसा मैं आपको कह रही थी कि 2 साल जैसे सेकेंड ईयर में आप होते हैं तब से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें, तो आप 21-22 में अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो आप श्योर है कि सुप्रीम कोर्ट जज भी बन सकते हैं। देखा दोस्तों, मैम ने बताया कि यदि सही उम्र में सही डायरेक्शन मिल जाए, यदि सही उम्र में सही टाइम पे व्यक्ति तैयारी करने लग जाए तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों हमारे बीच में मौजूद थी कुमकुम मैम। मैम आप एक यूथ स्टडी पॉइंट जो एक ऑनलाइन चैनल है, प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो यूथ स्टडी पॉइंट के लिए मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि आप युवाओं को आगे से आगे बढ़ाते रहें, उनको प्रेरणा देते रहें ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें और कभी भी धैर्य की कमी नहीं आए उनमें, और आपका चैनल अच्छी तरह चलता रहे। नमस्कार मैम, हाँ, थैंक आपने यू। इतना अच्छा जानकारी हमारे दर्शकों तक प्रोवाइड करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम।